नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से एटम एंड मोलिकुलर टेस्ट पेपर 2 के बारे में का जो सॉल्यूशन है पीडीएफ का, उसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे एक एक क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों इस पीडीएफ का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। अगर आपको पीडीएफ अभी तक नहीं मिली है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से पीडीएफ लिंक मैंने दे रखा है और वहाँ से आप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। या दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, वहाँ जाइए और आप उसको ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, अब मैं आपके लिए जल्दी ही साइंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेके आ रहा हूँ, जो आपकी एसएससी, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, सीटेट, एसटेट, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, एक तरीके से मैं कहूँ कि रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। आपके लिए मैं जल्दी ही लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन चलते हैं, अपन बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में इस पीडीएफ के, कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि किसी कोश में कक्षकों की संख्या होती है। कि कोई भी कोश है, कोश का मतलब दोस्तों कक्षा। मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में दोस्तों क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिन्हें वर्ताकार कोश या कक्षा कहते हैं। दोस्तों कोश या कक्षा के अंदर उपकोश होते हैं और उपकोश के अंदर दोस्तों क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है कक्षकों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, अपने दिमाग में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी कोश में कक्षकों की संख्या होती है तो दिमाग में आता है दोस्तों 2n²। दोस्तों कक्षकों की संख्या 2n² नहीं होती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियर भी किया था कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या मैक्सिमम संख्या ज्ञात करनी है तो उसको ज्ञात करने का सूत्र अपने पास क्या है दोस्तों, 2n²। और दोस्तों हमारे दिमाग में वही सूत्र रहता है, इसलिए अपन एग्जाम में गलती कर जाते हैं। तो गलती से बचने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए कि पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कोश में कक्षकों की संख्या क्या होती है। दोस्तों मैंने कक्षकों की संख्या पूछी है, न कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो 2n² नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास में किसी भी कोश में कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का अपने पास सूत्र दोस्तों कौन सा सूत्र है, n²। क्या है दोस्तों, n²। ना ही अपने पास 2n है, ना ही अपने पास 2n+l है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों n²। अगर मैं आपको बात बताऊं कि जैसे मैं बात करूं k कोस है, तो मैं आपको बताऊं k कोस के लिए n की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। तो 1 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। इसलिए k कोस में केवल और केवल कितना कक्षक होता है, एक कक्षक होता है। और दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, एक कक्षक का मतलब मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया भी था, एक डब्बा। और मैंने कहा था एक डब्बे में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और वो भी विपरीत चक्रण के साथ में। ये दोस्तों क्लियर। तो देखो मैंने आपको ये भी कहा था कि कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक कक्षक के अंदर आ गए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर मैं एल कोश की बात करूं तो दोस्तों एल कोश के लिए एन का मान कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। दोस्तों एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं दोस्तों, 8 आ सकते हैं एल कोश में। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कक्षकों की संख्या की। तो एल के लिए एन का मान, एल कोश कितने नंबर पर आता है, एक के एल मतलब 2 नंबर पर। तो यहाँ पर एन का मान 2 है, तो यहाँ पर जब n² अपने पास फॉर्मूला है कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का, तो यहाँ पर कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 2 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों कितनी होगी, 4 होगी। तो मेरे को एक बात बताओ, एल कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने कक्षक की अपने को जरूरत पड़ेगी, 4 को जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एक कक्षक में अपन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक तरीके से अपने पास फॉर्मूला बन जाता है। और वो फॉर्मूला अपने पास क्या बन जाता है कि देखो, अगर पहला कोश है तो कक्षकों की संख्या 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि एम कोश कौन सा कोश दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि एम कोश, तो एम कोश के लिए आपको पता है एन का मान कितना होता है दोस्तों, 3 होता है।
तो आप कक्षकों की संख्या डायरेक्ट बता सकते हो, 3 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 9। आप डायरेक्ट ऐसे ही बता सकते हो और ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपने पास में n स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों कि नाभिक का प्रभावी त्रिज्या होती है, कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है या नाभिक का आकार कितना होता है। दोस्तों जब भी अपने पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिक का आकार कितना होता है, तो अपने दिमाग में एक ही बात आती है कि नाभिक का आकार होता है वो 1 फर्मी-मीटर होता है। कितना होता है दोस्तों 1 फर्मी-मीटर। और आपको ये भी पता है 1 फर्मी-मीटर मतलब क्या होता है 10 की पावर -15 मीटर। अब दोस्तों जैसे ही आपके दिमाग में 10 की पावर -15 मीटर आता है, तो आप क्या करते हो, या तो आप राइट करोगे डी को या फिर राइट करते हो आप ए को, जल्दबाजी करते हो। आप ये नहीं देखते अपना ऑप्शन क्या है। दोस्तों मैंने ये बोला है 10 की पावर -15 मीटर, तो देखो डी ऑप्शन है ना वो तो 10 की पावर प्लस के 15 है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि 10 की पावर -15, 10 की पावर प्लस की 15 दोस्तों बहुत ही ज्यादा है। 1 के 15 जीरो, क्या इतना बड़ा नाभिक होता है क्या? अगर इतना बड़ा नाभिक है तो परमाणु को तो अपन आसानी से देख सकते हैं, बहुत बड़ा हो गया इसका मतलब 10 की पावर 15 जीरो, आप अनुमान लगा सकते हो। तो ये नहीं होगा दोस्तों, डी आंसर भी नहीं होगा, लेकिन अपन जल्दबाजी में कर देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये अपनी छोटी छोटी जो मिस्टेक है ना उनको अपनों को अभी सुधारना होगा। दूसरी बात, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर आपको 10 की पावर -15 दिख रहा है, लेकिन वो किस में है दोस्तों? सेंटीमीटर में। किस में है? सेंटीमीटर में। जबकि मैंने क्या बताया 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास ए ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखो दोस्तों, अपने को यहाँ ऑप्शन 10 की पावर 15 तो कहीं नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये चेंज करवा रहा है, ये मीटर में है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ये सेंटीमीटर में, आपको पता है ये तो किसका आकार होता है? परमाणु का आकार होता है, ये होता है। अब देखो कैसे होगा ये दे रखा है सेंटीमीटर में। मैं आपको बात बताऊं कि 1 मीटर के अंदर अपने पास कितने सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर? 100 का मतलब अपने पास क्या हो गया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर 10 की पावर -15 है, यहाँ पर प्लस की 2 है, तो अपने पास में कितने बच गए दोस्तों? 10 की पावर -13 और क्या आ गया सेंटीमीटर। यही अपना दोस्तों क्या होगा, ये अपना क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। तो ये अपना सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। दोस्तों क्लियर हो गया? तो याद रखना परमाणु का आकार 1 फर्मी मीटर होता है। फर्मी मीटर ऑप्शन नहीं है तो आप ये देखो 10 की पावर -15 मीटर देखो, ये भी ऑप्शन नहीं है तो सेंटीमीटर में 10 की पावर -13 सेंटीमीटर देखो। जबकि दोस्तों ये किसका आकार होता है? परमाणु का आकार होता है, जबकि ये किसके आकार है? नाभिक के आकार हैं। दोस्तों क्लियर? ओके ठीक है, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों मैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती हैं तो वे किसे उत्सर्जित करती हैं। मतलब अपने पास में ये कोई लक्ष्य है, ठीक है, ये कोई लक्ष्य है और इस पर कौन सी किरणें टकराती हैं दोस्तों? कैथोड रे। कौन सी किरण टकराती हैं? कैथोड रे। जब कैथोड रे टकराती हैं तो कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं? तो दोस्तों याद रखना एक्स किरणें। कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं दोस्तों? एक्स किरणें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती हैं तो कौन सी किरणें उत्सर्जित करती हैं दोस्तों? एक्स किरणें। दोस्तों मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ये भी क्लियर किया था, एक्स किरणों की खोज किसने की थी दोस्तों? रोंजन नामक वैज्ञानिक ने। किसने? रोंजन नामक वैज्ञानिक ने, विल्हेम रोंजन जिनका पूरा नाम था। और दोस्तों सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक भी कौन से थे? रोंजन ही थे। दोस्तों अगर मैं एल्फा किरणों की बात करूं, बीटा किरणों की बात करूं, गामा किरणों की बात करूं, तो पहली बात तो एल्फा, बीटा और गामा तीनों की तीनों किरणें रेडियो एक्टिव किरणें हैं। कौन सी किरणें? रेडियो एक्टिव किरणें। जिनमें से एल्फा किरणों पर चार्ज कैसा होता है दोस्तों? पॉजिटिव। बीटा किरणों पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। जबकि गामा किरणों पर जो आवेश होता है या चार्ज होता है वो दोस्तों कैसा होता है? जीरो होता है। और दोस्तों गामा किरणों के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गामा किरणों का उपयोग कैंसर थेरेपी में किया जाता है, या कैंसर के उपचार में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। और दूसरी बात दोस्तों,
अगर मैं अल्फा बीटा और गामा किरणों की बात करूं तो सर्वाधिक भेदन क्षमता किस किरण की है दोस्तों? गामा किरण की। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन अपने याद रखना है कि अल्फा किरणों पर क्या हो, कैसा चार्ज होता है, बीटा पर गामा पर कैसा चार्ज होता है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, तो इसका राइट आंसर अपने पास एक्स किरण हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों अपने पास कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो डी ब्रोगली थे। डी ब्रोगली एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति के साथ कौन सी प्रकृति होती है दोस्तों? तरंगीय प्रकृति भी होती है। तो दोस्तों डी ब्रोगली ने केवल बताया था, बाद में इसका प्रायोगिक सत्यापन डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक ने किया था। जबकि जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करता थे, रदरफोर्ड हैं वो नाभिक की खोज करता है, नील्स बोर जिन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के लिए दोस्तों क्या दिया था? मॉडल दिया था। ठीक है ना, या फिर मैं कहूँ नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को भी क्या किया था? विस्तार किया था और सबसे सरल और सिंपल मॉडल दिया था नील्स बोर ने, जो स्पेसिकल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर लागू होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ब्रोगली होगा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में सबसे पहले बताया था। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार एटॉमिक वेट है, उस एटॉमिक वेट है उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? उसको परमाणु भार का जो मानक बनाने के लिए, मतलब परमाणु भार को ज्ञात करने के लिए किसको मानक के रूप में प्रयोग किया गया, किसको स्टैंडर्ड के रूप में प्रयोग किया? तो दोस्तों मैं आपको ये क्लियर बता दूं, कार्बन 12 को किया गया था मानक के रूप में प्रयोग किया था। दोस्तों कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, कार्बन C612, कार्बन C613 और कार्बन C614। तो दोस्तों जिनमें से जो कार्बन 12 समस्थानिक है इसका उपयोग परमाणु भार के निर्धारण में किया था। दोस्तों परमाणु भार को किस में ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों परमाणु को भार को ज्ञात करते हैं AMU में। किस में ज्ञात करते हैं? AMU में। दोस्तों परमाणु है वो इतना छोटा कण होता है कि अपन उसे आंख से नहीं देख सकते, और तो उसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि अपन उसको ना तो किलोग्राम में माप सकते ना ग्राम में माप सकते। तो उसको मापने के लिए एक नए मात्रक का प्रयोग किया जिसे अपन क्या कहते हैं? AMU। AMU की फुल फॉर्म है दोस्तों एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आजकल शॉर्टकट में यूनिफाइड भी कहते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों? यू से। और इसको बनाने के लिए मानक के तौर पर किसका प्रयोग किया गया है वर्तमान में IUPAC पद्धति में? कार्बन 12 का। क्लियर दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्न में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा कण है? देखो दोस्तों अपने को क्या दिया है? 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक बात बताओ, अपने को डिसाइड करना है कि वो कौन सा तत्व होगा, कौन सा कण होगा। तो दोस्तों अगर अपने को प्रोटॉन की संख्या देता तो अपन पता लगा सकते थे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या ही होता है। क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या ही होता है। लेकिन उसने अपने को क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है। क्लियर दोस्तों। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? 18। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? 20 है। तो देखो आप देख रहे हो अपने जो ऑप्शन है सारे के सारे न्यूट्रल हैं, उदासीन है, इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर गौर से देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18। तो एक बात बताओ प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 18 होगी। तो देखो नीचे यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 18 है, इसका मतलब अपना आंसर ये हो सकता है। और देखो आगे बढ़ो, 19, यहाँ पर 16 है। तो दोस्तों आगे अब सोचने की जरूरत नहीं है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो उदासीन, देखो चारों के चारों ऑप्शन अपने न्यूट्रल हैं, इन पर कोई आवेश नहीं है। तो उदासीन परमाणु में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी? प्रोटॉन की संख्या की। तो इलेक्ट्रॉन अगर 18 हैं तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 18। तो सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी अपने को दिख रहा है। और ऑप्शन बी के अंदर दोस्तों प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 18। ठीक है। अब देखो प्रोटॉन की संख्या 18 आ गई, न्यूट्रॉन की संख्या अपने पास कितनी है? 20।
तो 18 और 20 आप देख सकते हो कितनी होगी 38। तो दोस्तों इसकी द्रव्यमान संख्या आप देख सकते हो कितनी है 38 है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ओके ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दोस्तों अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अनिश्चितता का सिद्धांत दोस्तों हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत दोस्तों क्या कहता है कि किसी भी क्षण या किसी भी क्षण इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ एक दिशा में नहीं किया जा सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन के मैं संवेग के बारे में बात करूं, संवेग को इंडिकेट करते हैं पी से, और अगर मैं स्थिति की बात करूं, स्थिति को इंडिकेट करते हैं एक्स से, ठीक है ना। तो इन दोनों का निर्धारण कभी भी एक साथ एक ही स्थान पर ज्ञात नहीं कर सकते। इन दोनों के साथ अगर संवेग को ज्ञात कर लेंगे तो स्थिति में कुछ अनिश्चितता उत्पन्न हो जाएगी, और अगर स्थिति को ज्ञात कर लेंगे तो संवेग में कुछ अनिश्चितता उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हाइजेनबर्ग ने। याद रखना दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा होती है। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा होती है। दोस्तों ये पॉइंट मैंने आपको डायरेक्टली लिखवाया था और मैंने कहा था एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था का मतलब होता है कि प्रथम अवस्था, ठीक है, या फिर मैं कहूँ प्रथम कोष में, ठीक है ना, प्रथम कोष में या कक्षा में कितनी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों पहली बात मैं क्लियर कर दूं, हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है, चाहे वो मूल अवस्था हो, चाहे वो प्रथम अवस्था हो, चाहे द्वितीय अवस्था हो, जो खुद की ऊर्जा होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो ये दो ऑप्शन तो अपने बिल्कुल नहीं होंगे। अब बात है इसमें, तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है दोस्तों? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जबकि दोस्तों दूसरे कोष के अंदर कितनी होती है अपने पास में? -3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक सूत्र बताया था। वो सूत्र क्या था कि हाइड्रोजन परमाणु में अगर अपने को ऊर्जा ज्ञात करनी है तो ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र बताया था मैंने किसी भी परमाणु के अंदर कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू क्या बताया था? Z²/n²। तो दोस्तों अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करूं तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको पता है कौन सी मूल अवस्था है? तो मूल अवस्था मतलब n का मान 1, यहाँ पर n का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो ये अपन वही 1 में 1 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा। कोई मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यही तो निकल करके आएगा कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों तो राइट आंसर अपना क्या होगा? बी होगा। अगर मैं दूसरे कोष की बात करूं तो हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ तो 1 होगा, दूसरा कोष है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो -13.6 में 4 का भाग देंगे तो ये अपनी बी ए जो -3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये दूसरे कोष की ऊर्जा है, ठीक है। जबकि अपने को तो मूल अवस्था की पूछा है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा अपने पास में? इसका राइट आंसर अपने पास में दोस्तों क्या होगा? बी होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर दोस्तों? उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन निकल करके आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन है। मतलब अगर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अगर मैं बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के अंदर जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखना, अगर वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है तो विपाटन क्या कहलाएगा? स्टार्क प्रभाव। क्या कहलाएगा? स्टार्क प्रभाव। और अगर चुंबकीय क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र, तो वह विपाटन कौन सा कहलाएगा? जीमान प्रभाव। दोस्तों रमन प्रभाव है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है अपना इससे। जबकि कॉम्पटन प्रभाव है दोस्तों,
कॉम्पटन प्रभाव क्या है, इलेक्ट्रॉन की गामा किरणों पर क्या कर, इलेक्ट्रॉन की अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है उस पर गामा किरणों की या फिर मैं कहूँ फोटोन की क्या करवाते हैं, बौछार करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना अगर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है तो स्टार्क प्रभाव, और अगर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति है तो उसको कौन सा प्रभाव कहते हैं दोस्तों, कौन सा प्रभाव कहते हैं, जीमान प्रभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है तो स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन क्या कहलाएगा, स्टार्क प्रभाव। तो अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि नाभिक के घनत्व की कोटि होती है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्टली याद ही रखना होगा कि नाभिक का घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों अगर मैं नाभिक के आकार की या त्रिज्या की बात करूं तो 10 की पावर -15 मीटर होता है, जिसे एक फर्मी मीटर कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं घनत्व की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो दोस्तों नाभिक का घनत्व याद रखना बहुत ज़्यादा होता है, 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 10 की पावर 17 कोटि का होता है नाभिक का घनत्व, जो बहुत ही क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने पास क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा। क्लियर दोस्तों, ओके। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों कि पुरातत्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का। मैंने बताया था कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, कार्बन C6 12, कार्बन C6 13, कार्बन C6 14। तो दोस्तों कार्बन C6 14 के बारे में ये भी याद रखना, यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कैसा है दोस्तों, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, जिसका उपयोग जो प्राचीन जीवाश्म वगैरह हैं उनके निर्धारण में किया जाता है कि वो कितने साल पुराने हैं, उनकी टाइम अवधि वो वर्तमान समय से कितने पुराने हैं, इस चीज़ का पता लगाने में किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इस विधि को अपन क्या कहते हैं, इस विधि को अपन कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं। कौन सी डेटिंग विधि कहते हैं, कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन 14 समस्थानिक का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसको फॉसिल डेटिंग विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास क्या होगा, इसका राइट आंसर कार्बन 14 होगा। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो दोस्तों हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एक है प्रोटियम H11, दूसरा है ड्यूटेरियम H12, जिसको अपन डी से भी इंडिकेट करते हैं। और दोस्तों इसको बाहरी हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहरी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और तीसरा अपने पास क्या है दोस्तों, ट्राइटेरियम, जिसको या तो टी से इंडिकेट करते हैं और या H13 से इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों जो अपने पास अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक नहीं है, तो दोस्तों हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक नहीं है, इट्रियम। इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, इट्रियम आवर्त सारणी के अंदर एक तत्व है। ठीक है दोस्तों, तो जबकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3, और तीनों समस्थानिकों को दोस्तों अलग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, कितना गुना होता है। दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु भी दे सकता है या प्रोटॉन भी दे सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन का कितना गुना होता है, 1/1837। ये मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का या प्रोटॉन के द्रव्यमान का, या फिर मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि किसके द्रव्यमान का, प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है दोस्तों, 1/1837। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो काफ़ी बुकों में दोस्तों ये भी दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000वां भी होता है हिस्सा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर अगर बिल्कुल एग्जिट डाटा की बात करूँ तो बिल्कुल एग्जिट डाटा दोस्तों क्या होगा, 1/1837 होगा।
मैंने ये दोनों ऑप्शन में लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने इसको ही राइट किया है। क्यों? ये आप डाटा देखोगे तो दोस्तों ये डाटा आपके पास में 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें बोल रखा है, वो भी ये बोल रहा है कि लगभग इतना गुना होता है। ठीक है दोस्तों। और जबकि अपन 11th क्लास की अगर एनसीईआरटी की बात करें, 11th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बात करें, चैप्टर नंबर 2 की बात करें, तो वहाँ अपने पास में राइट आंसर 1/1837 ही आता है। इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा अपने पास में? इसका राइट आंसर अपने पास में सी होगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार वापस से इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके, कि कोई डाउट हो तो। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना आप तो ये केवल ये पॉइंट, या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1837। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तो ये पूछा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इस क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है उल्टा थोड़ा सा। देखो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है ये पूछा है। ठीक है ना, तो ये पूछा है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो ये 1837 बोलो, यहाँ बट्टा में चल जाएगा तो 1/1837 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर अपना क्या होगा? सी होगा। क्लियर है क्वेश्चन? ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास क्या है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 0 होता है दोस्तों। कितना होता है? 0। और फोटोन दोस्तों सूर्य जो अपने पास लाइट होती है उस लाइट के अंदर पाए जाने वाला कण है, जो प्रकाश की वेग से क्या करता है दोस्तों? अगर इसके वेग की बात करूं तो ये प्रकाश के वेग से गति करता है। और प्रकाश का वेग दोस्तों कितना होता है? 3 × 10⁸ दोस्तों ये 8 माइनस की नहीं होगी, ये प्लस की होगी। 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगी दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश के वेग से दोस्तों गति करता है, और इसको फोटोन नाम आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों दिया था। क्लियर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर या क्या होगा? फोटोन का विराम द्रव्यमान दोस्तों कितना होगा? 0 होगा। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं कि परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? तो दोस्तों इंपोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया। तो दोस्तों परमाणु की संरचना का जो आधुनिक विचार दिया गया था वो आधुनिक विचार श्रोडिंजर ने दिया था। किसने दिया था? श्रोडिंजर ने दिया था। और बाद में क्वांटम एक ब्रांच है फिजिक्स की, एक ब्रांच है क्वांटम फिजिक्स, या फिर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है ना, उस क्वांटम फिजिक्स के अंदर बहुत डिटेल से अपन पढ़ते हैं श्रोडिंजर इक्वेशन के बारे में, जो परमाणु की संरचना के लिए आधुनिक विचार के लिए इसने बहुत ही अच्छा कार्य किया था, और इसने परमाणु की संरचना के आधुनिक मॉडल दोस्तों दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पी कक्षक की आकृति होती है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जो एस कक्षक होता है उसकी आकृति गोलाकार होती है, और इम्पोर्टेंट बात था कि एस कक्षक क्या होता है दोस्तों? सममित भी होता है। आप देख सकते हो एक गोला सममित है, आप किसी भी दिशा में चले जाओ प्रत्येक दिशा में समान दूरी होती है क्योंकि यह गोला है। ठीक है, जबकि मैंने ये भी कहा था कि जो पी कक्षक है उस पी कक्षक की जो आकृति होती है वो दोस्तों कैसी होती है? डंबल जैसी होती है। और जबकि डी कक्षक की आकृति कैसी होती है दोस्तों? डबल डंबल जैसी होती है। कैसी होती है? डबल डंबल जैसी होती है। तो यहाँ पर अपने पास राइट आंसर क्या होगा? पी कक्षक की आकृति कैसी होगी दोस्तों? डमलाकार होगी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा दोस्तों? राइट होगा। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है अपने पास में? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। देखो दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें आपको डाउट होगा, लेकिन वो डाउट मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। देखो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? डी ब्रोगली ने। तो दोस्तों सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने बताया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका, लेकिन डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर यह चीज सिद्ध की थी। प्रायोगिक तौर पर यह सिद्ध कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है दोस्तों? तरंग होती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने पास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। देखो व्याख्या दोस्तों, व्याख्या शब्द आया है तो डी ब्रोगली इस बात को व्याख्या नहीं कर पाए थे। उन्होंने केवल ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, एक तो कणीय प्रकृति भी होती है और तरंगीय प्रकृति भी होती है। मतलब कण तो है ही इलेक्ट्रॉन, उसके साथ में एक तरंग भी संबंधित होता है। लेकिन बाद में इसकी प्रैक्टिकली तौर पर दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था डेविसन और एक का दोस्तों जर्मन, इन दोनों ने सिद्ध कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर सी होगा, न कि बी। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर कर दूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है दोस्तों कि सोमरफील्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। दोस्तों मैंने समरफील्ड का परमाणु मॉडल आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने एक दो ही बात कही थी कि एक बात ये याद रखना कि समरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने एक कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल वर्ताकार कक्षाओं में गति नहीं करते, उसके साथ साथ कौन सी कक्षाओं में गति करते हैं, दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। कौन सी कक्षा में गति करते हैं, दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। दोस्तों ये बात अच्छी तरीके से याद रखना। जो समरफील्ड नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं की क्या की थी, परिकल्पना की थी और इलेक्ट्रॉन की पुसरण गति की कल्पना की थी। ठीक है दोस्तों, तो समरफील्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो याद रखना दोस्तों दीर्घ वर्ताकार कक्षा में। क्लियर दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का बी होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी परमाणु के लिए पलम पुडिंग मॉडल किसने दिया। तो दोस्तों मैंने कहा था पलम पुडिंग मॉडल हो, पलम पुडिंग मॉडल। तो दोस्तों पलम पुडिंग मॉडल किसने दिया था दोस्तों, जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने दिया था पलम पुडिंग मॉडल। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद में ये पूछा गया जे जे थॉमसन से कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। तो जे जे थॉमसन ने बताया जिस प्रकार से पुडिंग नाम के हलवे में पलम नाम के मेवे दसे होते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन परमाणु में दसे होते हैं। या फिर जे जे थॉमसन ने यह भी कहा था कि ये अपने परमाणु है वो एक गोलाकार क्या है, भाग है या तरबूज के समान गोलाकार है, जिसमें जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दसे होते हैं उस प्रकार से परमाणु के अंदर जिस तरबूज के अंदर जिस प्रकार से बीज दशे होते हैं, परमाणु के अंदर उसी प्रकार से क्या दशे होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन दशे होते हैं। यह बात किसने बताई थी, जे जे थॉमसन ने। इसलिए जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को दोस्तों क्या कहा जाता है, तरबूज मॉडल भी कहा जाता है और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है या लड्डू बूंदी मॉडल भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कि आवोगाद्रो संख्या क्या है, आवोगाद्रो संख्या क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आवोगाद्रो संख्या अपने पास है 6.022 इंटू 10⁻23। कितनी है दोस्तों, 10⁻23। ये आवोगाद्रो संख्या जिसको एन ए से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों देखो 10⁻23, यहाँ पर -23 है और यहाँ पर अपने पास में देखो ये कितने हैं, अपने पास 60.22 इंटू 10⁻24, ये भी नहीं होगा। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, और राइट आंसर अपने पास निकल करके आएगा दोस्तों, वो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। देखो दोस्तों आवोगाद्रो नंबर है, अगर ये अपने को डायरेक्टली दे रखा है कि आवोगाद्रो संख्या क्या है दोस्तों, ये डायरेक्ट अपने को याद ही रखना है और ये आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों दी थी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट में अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों कि निम्न में से सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व अपने पास आता है पोलोनियम। कौन सा आता है, पोलोनियम। और इसके कितने समस्थानिक पाए जाते हैं दोस्तों, 33 समस्थानिक पाए जाते हैं। कितने, 33 समस्थानिक। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 22 नंबर कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, यह किस नियम के अनुसार होता है। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बार बार चिल्ला चिल्ला करके कहा था कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम वाले टॉपिक के अंदर कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और मैंने ये भी कहा था कि किस तरीके से पूछा जाता है, वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ दिया है कि किसी परमाणु में किन्हीं दो कक्षा में किन्हीं
कोई भी जो कक्षक है या किसी भी परमाणु है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, मतलब अलग अलग होता है। तभी मैंने कहा था कि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होता है दोस्तों, विपरीत होता है। और ये नियम कौन बताता है दोस्तों, पावली का अपवर्जन नियम। कौन बताता है, पावली का अपवर्जन नियम। जबकि हुंडकी नियम का तो ये तो अपने को बताता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होगा जब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उसके बाद ही दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, युग्मन होगा। आपबाउ का नियम हमें ये बताता है कि किसी भी कक्ष कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, तो पहले वहां भरेंगे जिसकी ऊर्जा क्या होगी, निम्न होगी। जिसकी ऊर्जा निम्न होगी उस कोश में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उस कोश में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे। तो दोस्तों क्लियर, राइट आंसर क्या होगा, पावली का अपवर्जन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की कितनी गुनी होती है। तो दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से बताया था, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की 10 की पावर 5 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है, 10 की पावर 5 गुनी। अगर आप भूल भी जाओ तो कैसे ज्ञात करोगे, आपको पता है नाभिक की त्रिज्या आर ए, ठीक है, सॉरी परमाणु की त्रिज्या रेडियस, ए का मतलब क्या है, एटम, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या आर एन, आपको पता है परमाणु की त्रिज्या क्या है, 10 की पावर -10। नाभिक की त्रिज्या कितनी है, 10 की पावर -15। 10 की पावर -15 को ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस की 15 हो जाएगी। तो देखो ये माइनस का 10 है, ये क्या है प्लस का 15 हो गया, तो अपने पास 10 की पावर 5 ही तो बचेगा ना, ठीक है ना। फिर मैं देखो अपने पास क्या बच जाएगा, मैं वापस से लिख रहा हूँ। तो अपने पास में क्या बचेगा, मेरे अपने पास बचेगा आर ए, मतलब परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर 5 इंटू, दोस्तों ये बटे में था नीचे, क्या आर एन नाभिक की त्रिज्या, मैं यहाँ लेके जाता हूँ नाभिक की त्रिज्या। तो देखो आप देख रहे हो कि जो परमाणु की त्रिज्या है वो इस नाभिक की त्रिज्या की कितना गुणी हो रही है, 10 की पावर 5, ठीक है दोस्तों। तो अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास क्या है कि किसी भी परमाणु के नाभिक का घनत्व निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था कि कोई भी तत्व का नाभिक क्यों ना हो, सभी तत्वों के नाभिकों का घनत्व दोस्तों क्या होता है, समान होता है। नाभिक का घनत्व ना तो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, ना द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, ना न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब नाभिक का घनत्व ना परमाणु क्रमांक, ना द्रव्यमान संख्या, ना न्यूट्रॉन की संख्या, ना इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, डी। मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक का घनत्व इन सभी चीजों पर निर्भर नहीं करता है, उसका मान नियत होता है। और कितना होता है, 2.1 इंटू 10 की पावर 17, मैंने अभी भी बताया था किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मैंने कहा था 10 की पावर 17 मीटर कोटि का, 10 की पावर 17 कोटि का होता है, ठीक है ना। ओके, तब होता है जब पीछे अपने पास क्या हो, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 25, भारी हाइड्रोजन का अणुभार है। तो दोस्तों अभी अभी मैंने थोड़ी देर इस पहले वाले जस्ट एक पहले क्वेश्चन में बताया था हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने नहीं है। उस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है H12, जिसे अपन क्या कहते हैं, डी। दोस्तों इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं भारी हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, भारी हाइड्रोजन। और यहाँ पर आप देख रहे हो क्या पूछा अपने को, अणुभार। तो इसका अणुभार दोस्तों कितना है, 2 है। इसलिए अपना राइट आंसर भी क्या होगा दोस्तों, 2 ही होगा। क्या होगा, 2। तो भारी हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और भारी हाइड्रोजन को किससे इंडिकेट करते हैं, डी से। इसलिए भारी जल का सूत्र क्या बनता है, D2O, और साधारण जल का सूत्र क्या बनता है, H2O। क्लियर दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन दोस्तों क्या है अपने पास, क्वेश्चन है कि x-2 में, किसमें दोस्तों, x-2 में, x-2 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 16 है। तो x+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको कहा था अगर अपने पास x है, चाहे वो x-2 हो चाहे वो x+2 हो,
प्रोटॉन की संख्या अगर इसमें 16 है तो इसमें भी 16 होगी और इसमें भी 16 होगी। प्रोटॉन की संख्या कभी चेंज नहीं होती है एक परमाणु के, चाहे वो कोई धनायन बनाए, चाहे वो क्या बनाए, धनायन बनाए, चाहे वो ऋणायन बनाए। ठीक है दोस्तों। अब देखो अपने को क्या कहा है, x-2 में प्रोटॉन की संख्या 16 है तो x+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों देखो यहाँ पर भी 16 है और यहाँ पर भी 16 होगी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, +2 ऐड कर देंगे। क्यों, देखो 16 अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 16, लेकिन यहाँ पर -2 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तब किसका चार्ज आता है, माइनस का। तो मैंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो अगर माइनस का चार्ज हो तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, प्लस का। तो 16 और 2 कितने हो गए अपने पास में, 18। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दोस्तों, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए किसके अंदर, x-2 में। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 16 थे, लेकिन यहाँ पर प्लस के 2 हैं, तो प्लस के 2 हैं तो क्या करेंगे अपन, माइनस का 2 करेंगे इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए। तो 16 में 2 गए तो कितने बच जाएंगे दोस्तों, 14 बच जाएंगे। तो अपने को यही पूछा है कि x+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों राइट आंसर अपना क्या होगा, ए ही होगा। ए अपने को ऑप्शन में दे भी रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, 14। ठीक है दोस्तों, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अपने पास क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है अपने पास कि किस गैस के लिए एनोड किरण का E/m का मान सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों मैंने एक बात कहा था, एनोड किरण जिसको अपन क्या कहते हैं, केनाल किरण कहते हैं, और केनाल किरणों से ही दोस्तों प्रोटॉन की खोज हुई थी। और मैंने ये भी कहा था प्रोटॉन के लिए E/m का मान जो नली है, उस नलिका में जो गैस भरी हुई है उस गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है E/m का मान। और मैंने दोस्तों लिखवाया था और कहा था इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस के लिए E/m का मान सबसे ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो E का मान तो फिक्स होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 और नीचे m है, तो जिसका अणुभार ज़्यादा है उसके लिए E/m का मान कम होगा। लेकिन अपने को तो क्या पूछा है, सर्वाधिक। तो दोस्तों अगर सर्वाधिक की अगर मैं बात करूंगा तो m का मान क्या होना चाहिए, m का मान नीचे है तो भाग देंगे, अगर अपन कम संख्या का भाग देंगे तभी तो E/m का मान ज्यादा आएगा ना। तो कम होना चाहिए, m का मतलब अणुभार। तो अणुभार कौन सी गैस का कम होता है दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन का। देखो नाइट्रोजन की बात करें तो इसका 14 होगा, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 32 होगा, हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पर 2 होगा, क्लोरीन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कितना होगा, 71 होगा। तो बोलो सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का कम है, इसलिए इसका E/m का मान क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। तो ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 अपने पास क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक एएमयू के समतुल्य ऊर्जा का मान कितना होता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एएमयू के समतुल्य ऊर्जा का मान कितना होता है तो दिमाग में आता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब वो जल्दबाजी में गलती हो जाती है कि 931। अब 931 देखते हैं तो देखो 931 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब डाउट हो गया कि आंसर कौन सा होगा। तो पहली बात मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेगा का मतलब क्या होता है दोस्तों, 931 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा अपने को, ठीक है ना। तो एक बात तो 10⁶ है अपने को, 10⁶ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻3, क्योंकि आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी। तो ये तो इसको तो अपन क्या बना ले, 10⁻³ क्या बन गया, किलो। और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे कैसे रह गया यार, 10⁻³ को अपन क्या कर ले, काउंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो देखो अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। ये देखो सी क्या है, सी देखो अगर सी की मैं बात करूं तो 931 इंटू 10⁻3 और ये किलो है तो 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 कितने हो गए, 6। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 931 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या हो गया 231 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा अपना, सी होगा।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश खालिस्तान पर आवेश के बराबर होता है। तो दोस्तों प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पहली बात। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, नेगेटिव, ये तो नहीं होगा। न्यूट्रॉन पर आवेश जीरो, ये भी नहीं होगा। दोस्तों एल्फा कण, एल्फा कण आपको पता है हीलियम के द्विविधन आवेशित कण होते हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन आपको पता है पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। किसका एंटी कण है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है, जिसका द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के समान है लेकिन इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के विपरीत है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम था, जबकि पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, प्लस का होता है, जो किसके बराबर है दोस्तों, प्रोटॉन के बराबर है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पॉजिट्रॉन होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1931 में। ठीक है दोस्तों, क्लियर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपने पास में कि निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो आप इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 और 6 10 और 1 11। क्लियर दोस्तों, तो देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। तो दोस्तों 11 इलेक्ट्रॉन कौन से तत्व में आते हैं दोस्तों, सोडियम में। सोडियम का जो दोस्तों जेड होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो दोस्तों क्या होता है, 11 ही होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों किसका है, सोडियम का है अपने पास में। क्लियर दोस्तों, तो एल्यूमिनियम का जेड कितना होता है, 13 होता है, सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन ब्रोमीन का कितना होता है दोस्तों, 35 होता है। इसलिए अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सोडियम का होगा। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जैसे यहाँ वीडियो अपलोड करूँ या कोई भी टेस्ट सीरीज जब अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों अभी भी अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से संतुष्ट करूँगा। और दोस्तों बिल्कुल लाइक दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें। और मैं जल्दी आपके लिए साइंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों में मिक्स में क्वेश्चन आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।